रॉजर्स की क्लाइंट सेंटर्ड काउंसलिंग. We have already talked about behavioral therapy, behavioral counseling, cognitive counseling, RET, Albert Ellis, CBT, and psychodynamic, in which we have studied about two methods, free association and dream analysis method. Today we will discuss about the Carl Rogers client-centered counseling. इसको कुछ लोग client-centered counseling बोलते हैं, कुछ लोग इसको person-centered counseling बोलते हैं. Am I audible? Yes, ma'am. Okay. Client-centered and person-centered counseling, both are same. बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, पर्सन सेंटर नहीं करी, क्लाइंट सेंटर्ड किया, तो दोनों सेम. अब देखो क्लाइंट है या पर्सन है, हमें नाम से ही समझ आ रहा है कि सेल्फ के बारे में बात करते होंगे यहाँ पर, कंसेप्ट ऑफ सेल्फ. ठीक है. काउंसलिंग टेक्निक में इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है सेल्फ. हम जब थेरेपी देते हैं, इसकी काउंसलिंग करते हैं, तो हमारा जो क्लाइंट काउंसलर होता है वो रिलेशनशिप पर बात करता है. वो मोस्टली इस थेरेपी की बात ही यही है, इंपॉर्टेंस. हम सेल्फ पर बात करते हैं. हर इंडिविजुअल, ईच इंडिविजुअल इज गोल डायरेक्टेड. हमारा जो बिहेवियर है, ईच इंडिविजुअल्स बिहेवियर इज गोल डायरेक्टेड. सब लोग कोई ना कोई गोल अचीव करना चाहते हैं, सबको लाइफ में आगे जाना है. ठीक है. एक तो ये एडमिट ना टाइम लगता है. ठीक है. सब लोग आगे बढ़ना चाह रहे हैं. कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली हमारे को सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जो हम फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, सब लोग सेल्फ एक्चुअलाइज होना चाहते हैं, लाइफ में सब कुछ मिल जाए. लेकिन कई बार क्या होता है, जो अनहेल्दी पीपल होते हैं, ये अपने रिप्रेस करते रहते हैं अपने किन चीज को, एक्सपीरियंसेस को, अपने इमोशंस, और उनके साथ प्रॉब्लम होती चली जाती. तो यहाँ पर उनको सेल्फ एक्चुअलाइज कराना है कॉन्शियसली. क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी में उन्हें एक्सेप्टेंस की फीलिंग दिलानी है. सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात करते हैं हम लोग. उसके पोटेंशियल फॉर ग्रोथ एंड हैप्पीनेस, जो उसकी पोटेंशियल की जरूरत है, हम उसकी बात करते हैं. इनसाइट डेवलप करते हैं उसमें. हाईएस्ट ऑफ ह्यूमन मोटिव्स की बात करते हैं, जो उसके लिए ड्राइव है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की. मुझे सब कुछ लाइफ में चाहिए, लेकिन एकदम से नहीं मिलता, उसके लिए स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं हम. कोचिन ने हमेशा बात की है कि पर्सन को ट्रीट करो एज अ होल. पर्सन एज अ होल. किसी एक कैरेक्टरिस्टिक्स पर हम लोग जज नहीं कर सकते किसी को भी. उसके गोल्स, उसकी वैल्यूज, उसकी एस्पिरेशंस, सब चीजें मैटर करती हैं. और उसका हिस्टोरिकल एंड एनवायरमेंटल डिटर्मिनेंट भी काम करता है इसके साथ साथ. ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हमेशा each individual works on the basis of self actualization. थेरेपिस्ट, आप देखो यहाँ पर हम थ्योरी की बात करते हैं और उसके साथ साथ हम लोग बात करते हैं. एक इंडिविजुअल आपके पास आता है, मैम मोटिवेशन लेवल बहुत लो है, आता नहीं. मुझे ग्रोथ करने के लिए पेरेंट्स तो सारे मोटिवेट करते हैं, बट एक इंटरनल मोटिवेशन नहीं है. क्या करूं जी? क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी में यहाँ प्रॉब्लम आ रही है. मुझे बहुत कुछ अचीव करना है, लेकिन अचीव सिर्फ बातों से नहीं होता ना. इनसाइड रियलिटी को आइडेंटिफाई करना होगा, उसके सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस को आइडेंटिफाई करने की जरूरत होगी. सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस, सेल्फ एज अ सब्जेक्ट, सेल्फ एज अ ऑब्जेक्ट, दो चीजें होती हैं. सेल्फ एज अ सब्जेक्ट, जिसको मैंने एक्सपीरियंस किया है, जो काम मैं कर सकती हूँ, वो सेल्फ एज अ सब्जेक्ट हो गया.
और जो सेल्फ एज अ ऑब्जेक्ट है, मुझे दूसरे की वजह से, आई एम द वन हु इज इजीली हर्ट बाय अदर्स। दूसरे ने हर्ट किया मुझे, मैं खुद नहीं हर्ट होती, मुझे दूसरे ने हर्ट किया। दोनों सिचुएशंस डिफरेंट हैं। हमें सबको अपनी इनसाइड रियलिटी मालूम होती है, मेरी इनसाइड रियलिटी क्या है, मेरे सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस क्या है, मैं क्या कर सकती हूँ। तो फिर यहाँ सजेस्ट किया जाता है आइडेंटिफाई योर कोर कॉम्पिटेंस। अपनी कोर कॉम्पिटेंस को आइडेंटिफाई करते चले जाओ और उसी के साथ बढ़ते जाओ। अगर हम अपने गोल्स या एस्पिरेशंस को हाई कर लेते हैं, बहुत हाई कर लेते हैं, स्ट्रेस ट्रांजिट होने लगता है हमारे में, पेशेंट और थेरेपिस्ट के बीच में भी, और वैसे भी उसका सेल्फ से। कंसेप्ट ऑफ सेल्फ बहुत जरूरी है पहचानना, इसके लिए क्लाइंट के लिए भी और थेरेपिस्ट के लिए। मैं कौन हूं मैं, इसके लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ बेटा। ये तो क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी है, स्कूल में तो आपको उसकी भी जरूरत नहीं पड़ती है। मैथ्स का आपको दिया हुआ है मैंने, आई एम नॉट गुड इन मैथ्स, आई एम नॉट गुड इन मैथ्स, मैंने इसका सेल्फ कंसेप्ट बना दिया, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, आई कैन डू दिस, आई कैन डू दिस। और कुछ दिन के बाद आप देखोगे कि उसकी एक पॉजिटिव फीलिंग होगी, यस आई कैन डू दिस। आ रही है बात समझ में? तो जैसा मेरा सेल्फ कंसेप्ट बनता है वही मैं करूँ। एक अवेयरनेस आ जाती है मुझे अपने फंक्शंस में, जो भी मैं प्रोसेस कर रही होती हूँ, मैं उसके लिए अवेयर होती हूँ मुझे क्या करना है। और बहुत सब लोग ऐसे जिन्हें अवेयरनेस नहीं है, उनकी लाइफ में भी अपनी प्रॉब्लम्स हैं। हम आइडियल सेल्फ, रियल सेल्फ की हमेशा बात करते चले जाते हैं। आइडियल सेल्फ, सभी डॉक्टर्स नहीं बन सकते, सभी इंजीनियर्स नहीं बन सकते, सब लोग बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते, सबकी परफॉर्मेंस अपने अपनी कैलिबर पर, अपनी कैपेसिटीज पर, अपनी कॉम्पिटेंस पर बेस्ड होती है। हम सबके साथ सेम डील नहीं कर सकते, ठीक है। सेल्फ कंसेप्ट जो है वो मेरा अपनी कंडीशंस को आइडेंटिफाई कराता है। कार्ल रॉजर्स ने हमें अपने सोशल सेल्फ के लिए भी कहा है। हमारे जो लोग हमारे आसपास एनवायरनमेंट में है, हम उनसे भी इन्फ्लुएंस होते हैं और वो भी एक कॉज बनते हैं हमारे किसी भी एक्शन के। मेरे एनवायरनमेंट से, या तो मैंने किसी से मोटिवेशन ले लिया है ना, कोई ऐसा सेम करता था, मुझे उससे मोटिवेशन मिला, मोटिवेशन नहीं मिला तो मुझे वो सेल्फ मुझे मोटिवेट किया, मुझे इवैल्यूएट किया कैसे काम कर सकते। अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड जो हमारा है, वो सेल्फ कंसेप्ट को वर्थ प्रोवाइड करता है। और अगर एक इंडिविजुअल साइकोलॉजिकली हेल्दी है, वो अपने पोटेंशियल को जरूर अचीव कर लेता है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सोशल एनवायरनमेंट में एक टीचर का रोल, एक फ्रेंड का रोल, एक सिस्टर का रोल, ब्रदर का रोल, फैमिली का रोल, पेरेंट्स का रोल, सबका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। काउंसलर की बात करती हूँ तो काउंसलर के कुछ करेक्टरिस्टिक्स जिनको होना ही चाहिए, तभी क्लाइंट आपके ऊपर एक ट्रस्ट रखेगा। तो सबसे पहला, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। थेरेपिस्ट को क्लाइंट को ये ट्रस्ट दिलाना होगा कि मेरी तरफ से आपको जेन्युइन केयर मिलेगी और मेरे पोटेंशियल पर आप ट्रस्ट कर सकते हो।
आपको बिल्कुल जजमेंटल नहीं होना, पॉजिटिव फीलिंग्स रखनी है क्लाइंट के लिए और उसे एक्सेप्ट करना है। ये तो सभी काउंसलर के इम्पोर्टेंट होता है। जिस भी काउंसलर या जिस भी थेरेपिस्ट के पास कोई भी क्लाइंट आता है, वो ड्यूटी आपकी ये है कि जब भी वो आपके पास आ रहा है, आपको उसमें ट्रस्ट बना के रखना, उसके साथ एक रैपो बिल्डिंग करनी है और उसको पॉजिटिव फीलिंग से एक्सेप्ट करना है। जनरली बच्चे अपनी बात बता रहा होता है या क्लाइंट कोई भी अपनी बात बता रहा होता है, तो हम बीच में काट के कहते हैं हाँ हाँ मुझे मालूम है ऐसा ही होता है। नहीं, ये सबसे गलत चीज है। हम उसकी पूरी बात सुने। कई बार ऐसा भी लगेगा बच्चे इमेच्योरली पोर्ट्रे कर रहे हैं, बहुत सारे टेंट्रम्स थ्रो कर रहे हैं, आपको ऐसा लगेगा, लेकिन आपको उसकी बात सुननी है, एक ट्रस्ट बिल्ड करना है और फिर आप उसको बहुत पॉजिटिवली कह सकते हो। अगर आप ऐसे बिहेव करते तो ज्यादा अच्छा होता, इसका रिस्पॉन्स ऐसे देते तो ज्यादा अच्छा होता। तो एक पॉजिटिव रिगार्ड आपकी तरफ से अगर उसको मिलेगा ना, क्योंकि हम सब तो, हमारे पास आया बच्चा तभी आया जब उसको कहीं से हर्ट हुआ, कोई प्रॉब्लम हुई उसके साथ। लेकिन अगर मैंने उसकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया और उसको सेल्फ अवेयर कर दिया, आधी प्रॉब्लम तो वहीं उसकी सॉल्व हो जाएगी। क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट होती है, नहीं तो फ्रस्ट्रेशन होगी उसको आपके पास आने से। आपकी जो पॉजिटिव रिगार्ड है, आपकी पॉजिटिव फीलिंग्स हेल्प करती है उसको अपनी प्रॉब्लम से कॉप अप करने। तो आपका सेल्फ रिगार्ड, पॉजिटिव सेल्फ रिगार्ड हेल्प करेगा उसको आइडेंटिफाई करने में। आपके पास मोस्टली ऐसे केस आएंगे जिसमें मैम मेरे 10th में मार्क्स नहीं अच्छे आए, अब तो पेरेंट्स मुझे कहते हैं तू तो कुछ कर ही नहीं सकता, उनके हिसाब से तो अब मेरा कुछ है ही नहीं। हम अगर हम उसको मोटिवेशन नहीं देंगे तो वो आगे 11th-12th कैसे करेगा। यहाँ पर उसको आपकी जरूरत है, उसको एक लेआउट बना के देने की जरूरत है कि आप क्या कर सकते हो लाइफ में। यहाँ जरूरत है उसकी आइडेंटिफाई करने की, उसकी कोर कॉम्पिटेंस को। और वो जब आपके ऊपर पूरा ट्रस्ट करने लगेगा तो आधा काम उसका वैसे ही हो जाएगा। जब क्लाइंट आपके पास आएगा, वो बहुत सारे डिफेंस मैकेनिज्म यूज करता है। इसकी वजह से ऐसे हो गया, उसकी वजह से ऐसे हुआ, मेरे मार्क्स तो अच्छे आ जाते, पेपर ही आउट ऑफ कोर्स था, ये था ऐसा था। जिन बच्चों के साथ उनको पहले ही पेपर मिल गया था, आजकल तो एक ये एक्सक्यूज बहुत है। तो अपने डिफेंस मैकेनिज्म के साथ बच्चे सामने आते हैं, इनको डील करना भी जरूरी है। क्यों डिफेंस मैकेनिज्म की जरूरत पड़ रही है? क्योंकि वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। उनका डिफेंस लेस स्टेट हमें डेवलप करना है, उनके साथ कॉन्ग्रेंट एक्सपीरियंस जो हम एक्यूरेटली सिंबलाइज कर सकें और अवेयरनेस क्रिएट कर सकें। नहीं, अगर नहीं होगा ये सब तो उनका सेल्फ कंसेप्ट बिगड़ जाएगा। और काउंसलर के लिए बहुत जरूरी है एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना, बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक काउंसलर के लिए। जब मेरे पास मेरा क्लाइंट आया है, वो वैसे ही फीलिंग्स और एक्सपीरियंस जो है उसके, वो बहुत सेंसिटिव है ना, बहुत सेंसिटिव है। और सेंसिटिव फीलिंग्स के साथ वो अपने मैसेज को कन्वे कर रहा है आपके पास। और अगर मैं उस मैसेज को समझती नहीं हूँ तो क्या होगा बताओ? उसका ट्रस्ट ही आपके ऊपर बिल्ड नहीं होगा, आपके और उसके बीच में कम्युनिकेशन। अच्छा, हम पेरेंट्स के साथ भी जनरली बच्चों को ये कहते सुनते हैं हमारा कम्युनिकेशन गैप है। कैसे कम्युनिकेशन गैप बन जाता है, बताओगे कोई मुझे? हमारा कम्युनिकेशन गैप है पेरेंट्स के साथ। अरे वहीं से तुम बड़े हुए, उन्हीं के साथ तुम करते आ रहे हो, तुम्हारा कम्युनिकेशन गैप उनके साथ कैसे बन गया? कोई एक्सप्लेन करेगा मुझे? कितना इजीली हम ये वर्ड यूज करते हैं, कम्युनिकेशन गैप है मैम पेरेंट्स और मुझ में। उन्हीं की भाषा बोल रहे हो, उन्हीं की भाषा सीख रहे हो,
उन्हीं के साथ सब काम कर रहे हो और आप कहते हो हमारा कम्युनिकेशन गैप है। हाँ जी, कैसे बनता है कम्युनिकेशन गैप? हु विल एक्सप्लेन? मैम बच्चों को लगता है पेरेंट्स उन्हें समझते नहीं है, हम्म, और कुछ? उनको बता तभी के तो, कुछ फायदा नहीं है। हाँ, इसका तो एग्जाम्पल शायद मैं आपको दे चुकी हूँ पहले। क्यों नहीं मैम ड्यू समझते? ड्यू टू डिफरेंट व्यूज, क्यों डिफरेंट व्यूज हुए बताओ तो? लाइक पेरेंट्स के लिए जो अच्छा है वो क्योंकि ये बच्चों बच्चों को नहीं लगता है। जो ये प्रॉब्लम आपके पास बहुत आने वाली है एज अ काउंसलर, कहीं भी ज्वाइन करते हो। कम्युनिकेशन गैप है मैडम। कैसे बना कम्युनिकेशन गैप और कब बन सकता है? अगर पेरेंट में भी एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग है, बच्चा जो कह रहा है उसे सुन लूं, उसे समझ लूं, प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती। और ये नहीं कह रही कि गलत बात भी एक्सेप्ट कर ले, नहीं, लेकिन उस टाइम सुनो, फिर जब उसका मूड ठीक है तब उससे आराम से बात कर लें। मुझे लगता है ज्यादा हेल्प करेगा। हम जनरली हम ये सोचते हैं हम पेरेंट, जब हम बच्चे को इतना एक्सपोजर दे रहे हैं तो उसको अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने का भी तो है ना पूरा राइट। लेकिन हम उस राइट को समझते ही नहीं, या तो फिर एक्सपोजर मत दो। तो हम अगर उसको एम्पैथेटिकली सुनेंगे, उसकी ग्रोथ, उसकी पेशेंस को हम अपने साथ इन्वॉल्व करके चलेंगे, एक कॉपरेशन हमारा बीच में रहेगा, तो अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड भी रहेगा और एम्पैथी की स्किल भी रहेगी, है ना? ये सारी चीजें आगे आगे चलती जाएंगी। हमारे बीच में कमी हमारे में है, हम दूसरे को पॉइंट ऑफ करते रहते हैं कि देखो वहां आपकी वजह से। डिफेंस मैकेनिज्म आता क्यों है? बच्चे पे पेरेंट्स को एक्सक्यूज देते क्यों है, टीचर्स को एक्सक्यूज देते क्यों है? कैसे डिफेंस मैकेनिज्म हम अपना शो करते हैं? क्योंकि हमें पता है आपने सुनना नहीं है। बच्चे को पता है पेरेंट्स सुनेगा नहीं, तो वो एक्सक्यूज एक के बाद एक एक्सक्यूजेस देना शुरू कर देता है। अपने को ठीक प्रूव करता है, क्योंकि एक बड़ा, पेरेंट की बात करूं चाहे टीचर की बात करूं, बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं कि हमने मार दिया हमारा काम खत्म होगा, हमने डांट दिया हमारा काम खत्म होगा। तो एक गैप क्रिएट होता चला जाता है टीचर और बच्चे के बीच में, स्टूडेंट, पापा और मम्मी, पेरेंट्स और बच्चे के बीच में, इवन एल्डर ब्रदर सिस्टर्स के साथ भी बहुत बार ऐसा है। यहाँ हमारे को कार्ल रॉजर्स कहते हैं हमें उसके बिहेवियर को मोटिवेट करने की जरूरत है, उसको इम्प्रूव करना है। मुझे जो बिहेवियर में प्रॉब्लम लग रहा है, उसकी पोटेंशियलिटीज, उसकी कैपेबिलिटीज को मुझे उसे ही रियलाइज कराना है थ्रू सेल्फ। ठीक है, तो कार्ल रॉजर्स हमेशा बिलीव करते हैं कि जो एक इंडिविजुअल है, चाहे आपके पास बच्चा आ रहा है चाहे बड़ा आ रहा है, उसकी कोर कॉम्पिटेंस को आइडेंटिफाई करो, उसकी फीलिंग्स को, उसकी टेंडेंसीज को, उसको एक्सप्रेस तो करने दो। नहीं तो क्या होगा, एक के बाद एक, ये थेरेपीज की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि एक के बाद एक जो हमारे फीलिंग्स हैं वो बरी होती चली जाती हैं, और उसके बाद वो कहीं हमारे को प्रॉब्लम क्रिएट करती है।
हम एक इंडिविजुअल को जो उसके मन में है वो करने दें, उसकी जो फीलिंग्स है, कौन सी फीलिंग, फियर की, डिस्करेजमेंट, पेन की, टेंडरनेस, करेज, हटा दें इनको, नहीं है, कुछ नहीं है, इसकी इंपॉर्टेंस ही नहीं है। ये नॉन डिफेंसिव इंडिविजुअल्स हैं, इनको फुली फंक्शनिंग बनाना है हमें। नॉन डिफेंसिव पर्सन कौन से हैं, जो हर चीज के लिए एक्सक्यूज ही देते रहते हैं। हमें नहीं सुनने इनके एक्सक्यूज, अब काम करो, उन्हें विश्वास दिलाओ, उन्हें उनका ट्रस्ट बिल्ड करो कि यू आर अ क्रिएटिव पर्सन। उनको रिस्क लेने के लिए मोटिवेट करो, न्यू वेंचर के लिए हमेशा रेडी रखो। उनको उन पर ट्रस्ट करना शुरू करो, उन्हें बताओ कि तुम ठीक हो और कभी भी गलत नहीं कर सकते। वो एक अच्छी लाइफ, प्रॉस्परस लाइफ, हैप्पी लाइफ, कंटेंटमेंट, सिक्योरिटी, ये सारी चीजों के साथ जी सकते हैं। जितनी भी चैलेंजेस आएंगे, जितनी भी प्रॉब्लम्स आएंगी, उनको अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व करने के साथ साथ आप रिवॉर्ड भी दे सकते हो, उनको फायदा भी करेंगे। ये आपको ट्रस्ट बिल्ड करना है क्लाइंट में। ऑनेस्ट हो, ऐसी छोटी छोटी चीजों के साथ उनको हम मोटिवेट कर सकते हैं। आप पर आप डिपेंडेबल हो, आप ट्रस्टेबल हो, हम ट्रस्ट कर सकते हैं आप। उनको अपने एक्सपीरियंस, अपने जितने भी एक्सटर्नल अथॉरिटीज हैं उनके साथ डील करने के लिए उनके ट्रस्ट को बिल्ड करना बहुत जरूरी हो। कार्ल रॉजर्स हमेशा कहते हैं, जब वो आइडेंटिफाई कर लेंगे अपने सेल्फ को, कहीं कोई मुश्किल आने वाली है ही नहीं। थेरेपिस्ट के लिए बहुत जरूरी है अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड बना के रखें क्लाइंट के साथ। एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग सबसे जरूरी, ये तो हम सबको कहते हैं, चाहे थेरेपिस्ट है, काउंसलर है, साइकोलॉजिस्ट है। अगर एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग है, आपके पास एम्पैथी है, सिंपैथी की को सिंपैथी तो देख देख के वो थक गए, अभी एम्पैथी चाहिए। सिंपैथी में कंपैशन शो करते हो, एम्पैथी में अपने को उनकी जगह रखकर देखते हो। दोनों में से मुझे एम्पैथी स्किल चाहिए, बहुत हेल्प करती है। ठीक है, देखो कार्ल रॉजर्स की थेरेपी समझ आई है कुछ? फिर साइको एनालिटिक पर आएंगे। 2 मिनट देख रही हूँ, बताओ कोई, दे रही हूँ, आप देखिए, कोई डाउट, कहीं कोई कंफ्यूजन लग रहा है तो हम डिस्कस कर सकते हैं, फिर मैं साइकोडायनामिक अप्रोच शुरू करती हूँ।
साइकोडायनेमिक अप्रोच टू काउंसलिंग। साइकोडायनेमिक अप्रोच में भी हम डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड के साथ इड ईगो सुपर ईगो की बात कर चुके हैं। इड जो है हमारी इम्पल्सिव नीड है, इंस्टिंक्चुअल नीड, जो इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन प्रोवाइड करती है हमको, है ना, इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन, लिबिडो भी जिसे हम बोल देते हैं। और ईगो, ईगो हमारी क्या है, वो भी कॉन्शियस सेल्फ है, हम रियलिटी के साथ ग्रेटिफाई होना चाहते हैं। मुझे क्या मिलता चला गया वो रियलिटी के साथ होगा, और सुपर ईगो में हम मोरालिटी को लेकर चलते हैं। लेकिन फ्रॉइड ने ये भी बताया कि बहुत सब लोगों की बात हमारी पूरी नहीं हुई, हमारी इच्छा पूरी नहीं होती, हमारी बहुत सारे डिजायर्स विशेस हैं जो पूरी नहीं हो रही। तो हम क्या करते हैं, अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को रिप्रेस करते चले जाते हैं। कहाँ रिप्रेस करते हैं? अनकॉन्शियस माइंड। और जो ये मेरी साइको एनालिटिक थेरेपी है वो पूरी कोशिश करती है उन मेमोरीज, जो रिप्रेस्ड मेमोरीज हैं, उनको अनकवर करें। अब ये अनकवर कैसे होगा? मेरी पुरानी चीजें मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रही हैं। अनकवर करने के लिए मुझे सबसे ज्यादा जरूरी होगा अपने थेरेपिस्ट के साथ, क्लाइंट के साथ थेरेपिस्ट का रिलेशनशिप पॉजिटिव हो, एक ट्रस्ट रिलेशनशिप दोनों के बीच में बना। साइकोडायनेमिक जो हमारी थेरेपी है, साइको एनालिटिक थेरेपी और साइकोडायनेमिक हमने दोनों पढ़ी हुई है। साइकोडायनेमिक जो हमारी थेरेपी है ये ब्रॉडर टर्म है, ये हमारे फीलिंग्स, हमारे आइडियाज, हमारे इम्पल्सिव्स और हमारी नीड्स, इनके साथ काम करती है, और ये हमारे ऑब्जर्वेबल बिहेवियर के साथ काम करती है। इसका जो हमारा एरिया होता है वाइड होता है, ये कॉन्शियस अवेयरनेस पर काम करती है। जबकि जो साइको एनालिसिस हमारी जो थेरेपी है ये इंटरवेंशन थेरेपी है, ये 3 से 5 हफ्ते के बीच में काम करती है, और ये इंटरवीन करती है, जिसमें हमें साइको एनालिसिस में एमफिल डिग्री चाहिए होती है, तो सबको मालूम है। ये इंटरवीन का काम करती है, वो थेरेपीज प्रोवाइड करती है हमारे को अलग से। ठीक है, दो मेथड्स की हम हमेशा बात करते हैं साइकोडायनेमिक में, फ्री एसोसिएशन और ड्रीम एनालिसिस। ये मेथड जो हमारे साइकोडायनेमिक के मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं। ड्रीम एनालिसिस में जो भी मेरे ड्रीम्स आते हैं उसको एनालिसिस करा जाता है क्लाइंट और थेरेपिस्ट की हेल्प से। और दूसरा फ्री एसोसिएशन में जो भी आपकी वट एवर इज कमिंग इन योर माइंड, और यू कैन स्पीक, यू कैन एक्सप्रेस योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ थेरेपिस्ट। तो बहुत सारी चीजें जो वो पहले बोल रहा था और अभी बोल रहा है आपस में कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं, और हम रियलिटी को समझने में बहुत हेल्प हो जाती है हमें। ठीक है, ये दोनों चीजें आपस में एक दूसरे के साथ बहुत बार कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं और हेल्प हो जाती है हमें चीजों को समझने के लिए। साइको एनालिटिक में जहां पर हम इंटरवेंशन की बात करते हैं, तो मैरिज काउंसलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम इसमें रिलेशनशिप की बात करते हैं और उनका रिलेशनशिप के बारे में इंसाइट डेवलप करते हैं। इंसाइट के थ्रू जब वो रिलेशनशिप्स को आइडेंटिफाई करने लगते हैं साइको एनालिटिक में, तो हम इंटरवीन के थ्रू उनकी प्रॉब्लम को प्रोसेस के थ्रू सॉल्व करना चाहते हैं। इसमें ट्रांसफरेंस बहुत मेन इंपॉर्टेंट रोल करता है। ट्रांसफरेंस में अगर पॉजिटिव ट्रांसफरेंस है तो आपके ऊपर ट्रस्ट है, आपको सारी बात बता सकते हैं। अगर नेगेटिव ट्रांसफरेंस है तो वो अपनी बातों को दूसरी डायरेक्शन में डाइवर्ट कर देगा, आप चीजों को इजीली समझ ही नहीं पाओगे। आज से कुछ साल पहले जब फर्स्ट टाइम मैंने सुना कि मैरिज काउंसलिंग भी होती है, तो मुझे बहुत हैरानी हुई थी
एक कपल ने एग्जाम्पल दिया था, एक कपल का एग्जाम्पल दिया था कि वो कपल 6 मंथ्स के लिए थेरेपी लेते हैं, आपस में काउंसलिंग कराते हैं अपनी, उनका 6 मंथ रिलेशनशिप ठीक रहता है, फिर 6 मंथ्स के बाद वो दोबारा उनसे टाइम लेते हैं और उनके पास जाते हैं काउंसलर के पास, और फिर से उनका आपस का रिलेशन आगे के लिए ठीक करके वो आपस में अंडरस्टैंडिंग कुछ नॉर्म्स क्रिएट करके उन्हें देते हैं और उस बेस पे वो चलाते हैं अपनी लाइफ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही साइको एनालिटिक फैमिली थेरेपी है। फैमिली थेरेपी भी मोर एक्टिव डायरेक्टिव है। इसमें भी इंडिविजुअल थेरेपी जो है वो नॉन डायरेक्टिव होती है, जिसमें हम कंपैरिजन करते हैं टू अदर फैमिली के साथ। कपल अप्रोच होती है इसमें, और थेरेपिस्ट इजीली लिसन करता है। किसको सुनता है? ग्रेट डील्स, उनकी लिसनिंग्स, उनकी एक्टिव, वो रिलेटिवली कहाँ काम कर रहे हैं, कहाँ नहीं हो रहा, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। ये प्राइमरीली टेक्निक अप्रोच है जो हेल्प करती है ट्रांसफरेंस के थ्रू उनको एक आपस में डील के साथ चलने। और कथारसिस इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। कथारसिस का मीनिंग होता है जहां पर वो वेंट आउट करते हैं अपनी जो भी फीलिंग्स, उनकी नेगेटिव पॉजिटिव फीलिंग्स है, वो उनको नेगेटिव वेंट आउट करके अपने सबको बता रहे हैं। ऐसे ही साइको एनालिटिक स्टडी में जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की स्टडी है हमारी, ये जो हमारे प्रेजेंट इंटरपर्सनल रिलेशंस है, इनको बहुत हद तक इन्फ्लुएंस कर रही होती है। कपल सब सिस्टम के साथ भी अदर रिलेशंस में आ जाता है हमारा। प्रोजेक्टिव डेफिनेशन की जब हम बात करते हैं, थेरेपिस्ट के लिए इंटरैक्शन करना बिटवीन कपल एंड रिलेटेड फैमिली मेंबर्स के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। इसलिए इन पर्सन को, इंडिविजुअल को अनकॉन्शियसली प्रोजेक्टेड एंड फीलिंग्स और आइडियाज के साथ बाहर आना होता है। तब पता चलता है जितने भी चीजें रिप्रेजेंट हो रही हैं वो कहीं ना कहीं चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस की वजह से है, कहीं ना कहीं उनके साथ पहले प्रॉब्लम थी जो अभी आ रही। मैरिज काउंसलिंग बहुत सिंपल है, आप पढ़ लेना इसको, बहुत ज्यादा नहीं है। कपल प्रॉब्लम सबको मालूम है। जितनी भी कपल काउंसलिंग होती है, इसमें 3 स्टेजेस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लोरेशन, सबसे पहले ढूंढना जो कह रहा है वो कितना सही है, फिर समझना उनके रिलेशनशिप्स को, और फिर एक्शन में लेकर आना, उनको कोई सजेशन दे रहे हैं। असेसमेंट कितना जरूरी है, डिटेल्ड, जहां जरूरत हो वहीं। इनिशियल एक्सप्लोरेशन बहुत जरूरी है। फॉर्मेशन ऑफ थेरेपेटिक अलायंस, दोनों के बीच जब तक अच्छी अलायंस नहीं बनेगी, ट्रस्ट नहीं बनेगा, इस बात को लिख कर रख लो। पॉजिटिव रिगार्ड जब तक दोनों के बीच में होगा नहीं, एक रिलेशन पॉजिटिव नहीं होगा, तब तक काउंसलिंग हो ही नहीं सकती। जो उनकी प्रेजेंट प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है भी है, सिर्फ हम समझ रहे हैं, वो भी असेस करने की जरूरत होती है। क्लाइंट बहुत जरूरी है अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करे। ड्यूरेशन ऑफ द प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा, कितनी देर तक रही सेम प्रॉब्लम। एक टाइम के बाद ऐसी सिचुएशन आ जाती है, नोबडी वांट्स टू चेंज देमसेल्फ, हो रहा है जैसा हो रहा है चल लो। लाइफ इश्यूज क्या हैं? क्या पार्टनर्स आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं? उनका सोशल कल्चरल कंटेक्स्ट कैसा है? उनकी लीगल प्रोसीडिंग्स कैसी हैं? कितनी एजेंसीज इन्वॉल्व हैं? ये सारी चीजें मैटर करती हैं उन दोनों के रिलेशनशिप। उनकी फीलिंग्स को एक्नॉलेज करने की जरूरत है। एक्शन जब मैं ले रही हूँ, अंडरस्टैंड कर लिया मैंने प्रॉब्लम कहाँ पर है, अभी मुझे एक्शन लेना है। एक्शन के साथ सबसे पहले मुझे समराइज करना होगा प्रॉब्लम कहाँ है, फिर एक्नॉलेज करना पड़ेगा फीलिंग्स के साथ। अब डिस्क्रिपेंसी कौन सी है? हमारी एक्सपेक्टेशंस ज्यादा होती हैं लेकिन उतना हम अचीव नहीं कर पाते। आप मूवीज देख रहे हो, आपके लिए एक हीरो है,
हस्बैंड वाइफ हीरो और हीरोइन का रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन जो आपस में इनकी डिस्क्रिपेंसीज हैं, वो डिस्क्रिपेंसीज कहीं ना कहीं हमारे को अनहैप्पीनेस की फीलिंग देती हैं, हमें मीनिंगफुल नहीं बनने देती आपस में एक दूसरे के लिए, प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाती है। उन डिस्क्रिपेंसी को हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उन पर काम करके, उनको कॉप अप करके, अपनी डिस्क्रिपेंसीज को थॉट और फीलिंग के साथ चेंज करके एक अंडरस्टैंडिंग स्टेज डेवलप कर सकते हैं। और वो अंडरस्टैंडिंग स्टेज डेवलप करना बहुत जरूरी है। सेक्स काउंसलिंग आप में दे रखा है, आराम से पढ़ना इसको बैठकर। डोमेस्टिक वायलेंस, जो 2005 में हमारा मेंटल इलनेस और डोमेस्टिक वायलेंस पर बहुत बड़ा एक लॉ बना हमारा डोमेस्टिक वायलेंस पे 2005 में, जिसमें वुमेन को हम काफी एश्योरेंस देते हैं, राइट बना दिया। यहाँ पर भी बहुत ज्यादा केसेस अभी भी आपको आएंगे, लीगल एक्शंस प्रोसेस में होते हैं अभी भी, असेसमेंट की बहुत जरूरत होती है कहाँ पर डोमेस्टिक वायलेंस का एक्चुअल केस है, और यहाँ पर बहुत सब लोग अभी फायदा भी उठा रहे हैं इसका। जेंडर डिफरेंसेस, पावर, कंट्रोल, जहां भी हम कर सकते हैं इसको कर रहे हैं। फीलिंग ऑफ अबेंडेंस बहुत जरूरी है। अच्छा, जो लोग, जितनी भी फीमेल्स डोमेस्टिक वायलेंस, चाहे वैसे तो मेल और फीमेल किसी को भी कहूँ, जो भी डोमेस्टिक वायलेंस का इस टाइम पर हम कहें कि फेस कर रहा है, तो मेंटली इल हो जाते हैं, मेंटल प्रॉब्लम्स उनके साथ रहती है। इवन बहुत सब लोग तो सुसाइडल अटेम्प्ट तक करने लगते हैं। अभी पटेल नगर का एक कुछ दिन पहले का केस था, पटेल नगर में एक कपल ने आपस में अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हुई और कोई प्रॉपर्टी को लेकर केस चल रहा, प्रॉब्लम चल रही थी, डिस्प्यूट था कोई प्रॉपर्टी को लेकर अपने इन लॉज के साथ, और फीमेल ने रात को जब सब सो रहे थे उसने सुसाइड कर लिया। 2 बच्चे थे उसके साथ। यहाँ पर अगर उसको इंसाइट डेवलप की जाती, उसको बहुत सारी सजेशंस और उसके साथ देखा जाता, उसको बताया जाता, तो एक इंसाइट डेवलप हो जाती, सेल्फ आइडेंटिफाई कर लेती, तो शायद इन सब चीजों से बच सकते थे, क्योंकि ये वाली चीजें बहुत सेंसिटिव है। ये थेरेपिस्ट को टैकल करनी है, बहुत टाइम लगता है, और ऐसा नहीं है कि सॉल्व नहीं होती, होती भी है, लेकिन बिना काउंसलर के सुसाइड कर लेना वो भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि इससे कोई हमारे को सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। इससे तो जो हुआ वो सबसे ज्यादा गलत हुआ, पीछे से 2 बच्चों को कौन संभालेगा, वो ज्यादा गलत हुआ। चलिए नेक्स्ट फैमिली एंड ग्रुप काउंसलिंग की बात करते हैं, इससे पहले एक बार देख लीजिए, थर्ड टॉपिक स्टार्ट करेंगे। मैम हाँ जी मैम, ये इम्पोर्टेंट स्टेप्स इन एक्शन में एक बार ये डिस्क्राइब कर देंगे, इंट्रोड्यूसिंग एक्नॉलेज फीलिंग्स। हाँ, आप बिल्कुल ठीक है। इंट्रोड्यूसिंग एक्नॉलेज फीलिंग में आप कैसा फील कर रहे हो अभी, उसको एक्नॉलेजमेंट जरूरी है। आपकी फीलिंग्स कैसी है उसको आपको एक्नॉलेज करना बहुत जरूरी है। अभी आपको कैसा फील हो रहा है, एक्शन कर रहे हैं आप, हम उस चीज को प्रोसेस में लेकर आ रहे हैं, और आप, मैं प्रोसेस में फॉलो करा रही हूँ उन चीज को, और आपको अच्छा नहीं लग रहा,
बीइंग अ क्लाइंट। तो आपको एक्नॉलेज करना पड़ेगा, आपको ठीक लग रहा है या नहीं लग रहा है? ओके ओके, थैंक यू मैम। थर्ड स्टार्ट करते हैं हम लोग। थर्ड यूनिट, इसमें है हमारा ग्रुप एंड फैमिली। जो हमारी काउंसलिंग है, देखो हम सबसे पहले अपनी फैमिली में बड़े होते हैं, फैमिली में सारे काम करना सीखते हैं, बोलना भी वहीं सीखा। हमारी फर्स्ट, इवन हम तो बात करते हैं हमारा फर्स्ट स्कूल क्या है, तो हमारा फर्स्ट स्कूल भी फैमिली है। सारी चीजें हमें वहीं से मिली हैं। और हमारे फिर जब फैमिली के साथ ही प्रॉब्लम होती है, तो एक क्लाइंट के लिए बहुत जरूरी है, सबसे शॉर्ट में बता रही हूँ, क्लाइंट के लिए बहुत जरूरी है, जब भी कोई ऐसी चीज आती है तो प्रॉब्लम किसके साथ है? फैमिली के साथ। कहाँ प्रॉब्लम है? इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में प्रॉब्लम। तो मुझे फैमिली को ही सामने लाकर वो प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। उसके इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं, उनको सॉल्व करने के लिए मुझे फैमिली की हेल्प भी लेनी पड़ेगी। आ रही है बात समझ में? कम्युनिकेशन कैसे मैं इंप्रूव कर सकती हूँ? फैमिली मेंबर्स के साथ मिलके और फैमिली स्ट्रक्चर के साथ। आपने बावर्ची मूवी देखी हुई है? यस और नो? यस मैम। हाँ, राजेश खन्ना वाले ना मैम? हाँ जी हाँ जी। यस मैम। देखा एक का दूसरे के साथ अप्रिसिएशन कितना काम करता है। ये क्या है? ये थेरेपी तो है। आज हम नाम देने लग गए हैं उन चीजों को। पूरी फैमिली को बिठाकर, पहले इंडिविजुअली फिर बिठाकर काउंसिल किया और उनकी मेंटल हेल्थ एनहेंसमेंट होने लगता है। जब मेंटल हेल्थ हमारी ठीक होती है ना, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती। हम अफेक्टेड कब होते हैं? जब अंदर से स्ट्रांग नहीं होते। एक बड़ा अच्छा सा कोट है, मुझे कोट याद नहीं है अभी पूरा, कि अगर मेरे कप में चाय है तो चाय बिखरेगी, कॉफी है तो कॉफी ही स्प्लिट करेगी, और अगर जूस होगा तो जूस ही जाएगा। समझते हो इस बात को? मैं मेंटली स्ट्रांग हूँ, मेरा मेंटल हेल्थ स्ट्रांग है, तो कोई कुछ भी होता रहे मुझे इफेक्ट नहीं करता। तो मेंटल हेल्थ स्ट्रांग करने के लिए क्या जरूरी है? चाहे क्लाइंट आपके पास आता है, चाहे बच्चा एक छोटा आपके पास आता है, अगर कहीं भी उसको ऐसा फील हो रहा है कि मेरा कम्युनिकेशन गैप है अमंग देयर फैमिली मेंबर्स, तो उनको वहां जरूरत होती है ओरिएंट करने की, काउंसलिंग करने की। किसके साथ? फैमिली के साथ ही। हम फैमिली को इन्वॉल्व करते हैं और उनके इंटरपर्सनल रिलेशंस को रिजॉल्व करते हैं, उसके इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स को। इसके बिना चलता नहीं। अगर फैमिली इन्वॉल्व नहीं करोगे तो डिटैचमेंट केसेस आने स्टार्ट, उनके साथ प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाए। अगर नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप को हमें बहुत अच्छे से समझना है जो मेरा फैमिली के साथ है, तो मल्टी जनरेशनल अप्रोच, इंटरपर्सनल रिलेशन अप्रोच और स्ट्रक्चरल अप्रोच के थ्रू मैं समझ सकती हूँ, समझा सकती हूँ। मल्टी जनरेशनल अप्रोच में हम बात करते हैं या तो डिजायर फॉर सेपरेशन की या डिजायर फॉर अटैचमेंट की। कैसे रहना चाहते हो, क्या चाहते हो आप, किस तरीके से चाहते हो?
डिफरेंस जो रिलेशनशिप है मेरे फैमिली के, वो चाहे ग्रैंड पेरेंट्स के साथ है चाहे औरों के साथ है, ये रनिंग जो फैमिली हमारी है, रनिंग फैमिली, उसमें उस पर कॉग्निशन पर बहुत इफेक्ट होता है, मेरी इमोशनल लाइफ को डिस्टर्ब करते हैं ऐसे रिलेशनशिप। तो यहाँ पर एटीट्यूड चेंज करने की बात है। किसके करेंगे? पहले सबको अवेयर करो और फिर चेंज देयर एटीट्यूड एंड बिहेवियर इन अ फैमिली। बहुत जरूरी हो जाता है काउंसलर के लिए, जो फैमिली काउंसलर्स होते हैं। किसी एक की गलती से नहीं हो रहे हैं, ये सबका बीच में इन्वॉल्वमेंट होता है। ऐसे ही सेम इंटरपर्सनल फंक्शनिंग में हम प्रॉब्लम को सबसे पहले डिफाइन करते हैं, फैमिली प्रॉब्लम है क्या, फिर कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको हाईलाइट कर रहे हैं, फिर कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम को, फैमिली गोल्स को आइडेंटिफाई करते हैं और तब उसको एक टिपिकल पैटर्न पर इंटरैक्शन सस्टेनिंग प्रॉब्लम को हम इम्प्रूव या इंटरवेंशन के थ्रू इम्प्रूव कर सकते हैं। इंटरवेंशन सबसे ज्यादा जरूरी है। स्ट्रक्चरल अप्रोचेस में हम क्या करते हैं? स्ट्रक्चरल अप्रोचेस में जो पावर है, जिसकी मोस्टली प्रॉब्लम होती है हमें मैम फैमिली में, पावर एंड डिग्री ऑफ इन्फ्लुएंस जो है, वहां पर रिकंस्ट्रक्शन की जरूरत होती है। सबको इंपॉर्टेंस दो, इंपॉर्टेंस लो, गिव एंड टेक प्रोसेस है। फैमिली में जो एनवायरमेंटल कॉजेज हैं उनको आइडेंटिफाई करने की जरूरत है, जो इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स या इमोशनल प्रॉब्लम्स को डेवलप कर रहे हैं। यहाँ हमें कम्युनिकेशन पैटर्न को इम्प्रूव करना है। कॉग्निटिव और बिहेवियरल बैलेंस को बना के रखना है। पावर और रूल की बात की थी मैंने, यहाँ बैलेंस करना है। हर समय अगर क्लास में टीचर बच्चे को हरास करती रहेगी या कोई भी एक लेबल करती रहेगी, फैमिली में भी, घर पर भी हम एक को लेबल करते रहेंगे तो उस बच्चे के साथ प्रॉब्लम आ सकती है। ये हमें सिखाने की जरूरत होती है, फैमिली में भी और क्लास में, वो भी ग्रुप की तरह काम कर रहा होता है। बहुत सारी ग्रुप प्रोसेस एंड ग्रुप डायनामिक्स की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं ग्रुप में भी हम काउंसलिंग कर सकते हैं। जब हम मिलकर किसी एक गोल को अचीव करना चाह रहे होते हैं और उस ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं, तो हम ग्रुप में सब लोगों को इकट्ठे मोटिवेट करके उस काम को अचीव कर सकते हैं। यहाँ लीडरशिप का बहुत इम्पैक्ट होता है ग्रुप डायनामिक्स में, ग्रुप प्रोसेस में। लीडरशिप का रोल अपना होता है। ग्रुप गाइडेंस, ग्रुप काउंसलिंग और ग्रुप थेरेपी, 3 लेवल पर हम काम करते हैं। जहाँ जरूरत थी मैंने गाइडेंस दे दी, को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी। काउंसलिंग में मैं उनको बताती हूँ कि आप उनके साथ कैसे बहुत अच्छे रिलेशन रख सकते हो, बिहेवियर को कैसे मॉडिफाई कर सकते हो, इंटरपर्सनल रिलेशंस अच्छे बन सकते हैं, या हम वैल्यूज और एटीट्यूड या हम डिसीजन मेकिंग कैसे कर सकते हैं। ये काउंसलिंग का काम होता है। गाइडेंस में मेयर हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। काउंसलिंग, ग्रुप काउंसलिंग में हम उनको अपने मॉडिफिकेशन की तरफ ले जा रहे होते हैं, बिहेवियर मॉडिफिकेशन। पर्सनल रिलेशनशिप्स की बात कर रहे होते हैं, उनके वैल्यूज एटीट्यूड की तरफ हम इंक्लाइन कर रहे होते हैं।
और ग्रुप थेरेपी में हम उनको एडजस्टमेंट, इमोशनल और डेवलपमेंटल नीड्स जो हैं उनके साथ काम करने की सजेशन दे रहे होते हैं। बहुत सब लोगों को क्रोनिक मेंटल इमोशनल डिसऑर्डर्स हैं जिनको रिकंस्ट्रक्शन की जरूरत है, तो थेरेपिस्ट ट्रेनिंग के थ्रू ये सब कुछ कर सकते हैं। बहुत लोगों के अंदर बहुत कुछ दबा हुआ है। एडलर ने हमेशा कहा है कि ग्रुप काउंसलिंग जो है क्लाइंट को हेल्प करती है अपनी अंडरस्टैंडिंग को, अपने लाइफस्टाइल को समझने में। बहुत लोग अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, लेकिन साइको ड्रामा जो है उसके थ्रू हम उनको अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए कहते हैं। हम उसको अपनी क्लाइंट को अपनी सेल्फ अवेयरनेस को मैक्सिमाइज करने के लिए कहते हैं, और उसको कहते हैं डिस्कवर द मीनिंग ऑफ हिज और हर लाइफ। अपनी लाइफ में आपका क्या लाइफ का मीनिंग है, डिस्कवर करो। क्लाइंट को एनकरेज करते हैं कि अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल को यूटिलाइज करो। गेस्टाल्ट अप्रोच सबको मालूम ही है, जैसे कि होलिज्म की बात करती है, तो इसमें भी हम उसको कहते हैं कि अपनी अटेंशन और अपने एक्सपीरियंसेस को इतना कैपेबल बना दो, इतना एबल बना दो कि आप इंटीग्रेट कर पाओ अपने आप से। बिहेवियर ग्रुप थेरेपी में भी जब हम ग्रुप में दे रहे होते हैं तो हम मैल एडेप्टिव बिहेवियर को चेंज कर रहे होते हैं रीइंफोर्समेंट के थ्रू। मैल एडेप्टिव बिहेवियर को रीइंफोर्समेंट के थ्रू चेंज कर रहे होते हैं। RET जो हमने बात की थी कॉग्निटिव थेरेपी में, मेरे इरेशनल थॉट्स हैं, नोबडी लव्स मी, इरेशनल थॉट्स हैं। इरेशनल थॉट्स को हम एलिमिनेट करके हम न्यू जो उसके रैशनल थॉट्स हैं उनके साथ उसका जो उसका आउटलुक है उसको चेंज कर रहे होते हैं। बहुत हेल्प करता है RET। कुछ टेक्निक्स बताई हैं फैमिली थेरेपी की, ये तो आप लोग ही मुझे बता दोगे, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। से चले जाता है। सब लोग समझने लगते हैं फैमिली में कि यूनिटी ऑफ ईच रूल ग्रोथ ऑफ द फैमिली के लिए बहुत जरूरी है, तो बहुत आराम से सब चल रहा होता है। फैमिली मेंबर्स रियलाइज करने लगते हैं कि जो मिस कन्वर्सेशन है वो हमारी ग्रोथ को रिटार्ड कर बात करते हैं, या हम बात करते हैं कि हमारा कम्युनिकेशन गैप है वो वहीं खत्म होना शुरू हो जाए, क्योंकि सबका अपना रोल है, सबकी अपनी इंपॉर्टेंस है। फैमिली में जितने लोग काम कर रहे हैं सभी की अपनी इंपॉर्टेंस है। असर्टिव ट्रेनिंग जो हमेशा हेल्प करती है, हम बात करते हैं थेरेपिस्ट के लिए तो इनैक्टमेंट की भी बात करते हैं, पैराडॉक्सिकल डायरेक्टिव। थेरेपिस्ट हमेशा इंस्ट्रक्ट करता है फैमिलीज को कि हमेशा एग्जेसरेट करिए बिहेव। जहां किसी को जरूरत है उतनी असर्टिवनेस आपके पास होनी चाहिए कि आप उनको हेल्प कर सकें।
एक दूसरे के पैटर्न और एक दूसरे के ऑर्डर को समझने की कोशिश करें, इनएक्टमेंट रखें, कन्वर्सेशन अच्छा बनाए फैमिली मेंबर्स के साथ। पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है हमारा ट्रैकिंग का बहुत हेल्प करता है। साथ ही हम बात करते हैं रीस्ट्रक्चरिंग टेक्निक। देखो फैमिली ट्री हमने पहले भी कहा था कि हम थेरेपिस्ट सजेस्ट करता है डिफरेंट पैटर्न ऑफ कन्वर्सेशन। फैमिली मेंबर्स अपने आपस में ट्रांजैक्शंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। कहाँ पर? डाइनिंग टेबल पर खाना हमेशा इकट्ठा खाएं। सर्कुलर क्वेश्चनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक बताई है इन्होंने कि जब फैमिली मेंबर्स ऑफ द सिचुएशन कोई भी ऐसी आती है वर्ड्स, तो मिलकर करेक्ट देयर परसेप्शंस अबाउट ईच अदर। परसेप्शन बेस्ड पर ही हमारे आइडियाज, थॉट्स, हमारी किसी कॉग्निशन को आइडेंटिफाई करते हैं, तो बहुत जरूरी है परसेप्शन को ठीक करने की, करेक्ट करने की। हमारे जितने आइडियाज बनते हैं सब परसेप्शन पर ही बनते हैं। जैसा परसीव किया वैसा ही मेरा परसेप्शन, आइडियाज, थॉट, कॉग्निशन को बनाता चला गया। तो बहुत जरूरी है हमें परसेप्शन को रीफ्रेम करने की। और एकोमोडेशन, ये तो हमारा जीन पियाजे ने बताया ही है। एसिमिलेशन, एकोमोडेशन तो हमारा एक इनेट एबिलिटी है। हम जिस भी जगह पर रहते हैं अपने को अकोमोडेट करते रहते हैं, तो फैमिली में क्यों नहीं कर सकते हम। बहुत सारे टाइप्स ऑफ ग्रुप काउंसलिंग दी हुई है इन्होंने। टी ग्रुप दिया है, टी ग्रुप। टी ग्रुप ट्रेनिंग ग्रुप होता है जिसमें हम स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड ग्रुप की बात करते हैं। पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, क्या सीखा, कैसे सीखा, ग्रुप में कैसे बिहेव करोगे आप। जैसा आपका बिहेव होगा वैसा ही आपके पास, देखो टी बना हुआ है, जैसा पीयर का पीयर के साथ ग्रुप, दूसरे का दूसरे के साथ ग्रुप, वैसे ही टी रिलेशनशिप उतना ही ऑथेंटिक होता चला जाए। सेंसिटिव ग्रुप जो मेरा है वो पर्सनल और इंटरपर्सनल इश्यूज पर बात करता है, पर्सनल ग्रोथ पर बात करता है। वो कहता है ये सेंसिटिव ग्रुप है जो सेल्फ इंसाइट को ग्रुप करता है। सेंट्रल फोकस, ग्रुप हमेशा प्रोग्रेस की बात करता है, अपने ग्रुप के प्रोग्रेस की बात। ऐसे ही एनकाउंटर ग्रुप है जो पर्सनल ग्रोथ किसके थ्रू, अपने इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के थ्रू, एक्सपीरियंशियल ग्रुप के थ्रू जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे हैं। एनकाउंटर ग्रुप हमेशा ग्रेट पोटेंशियल करता है, एनकरेज और सेल्फ अवेयरनेस क्रिएट करता है अमंग द ग्रुप मेंबर्स। उसको अपने मैक्सिमम पोटेंशियल और मिनिमल रिस्क की बात होती है। साइको एजुकेशन ग्रुप, ये अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए है स्पेसिफिकली, ये स्किल्स को और नॉलेज को डेवलप करता है। इसका पर्पस ही क्या है, ये स्पेशली हमारे जो गोल्स है उनके ऊपर इंटरैक्शन के थ्रू, डिफरेंट सिचुएशंस के थ्रू ये रिलेटेड ग्रुप को उसके अपने पोटेंशियल, अपनी नॉलेज, अपने स्किल्स को हाईलाइट करने में हेल्प करता है। इन ग्रुप, आउट ग्रुप। इन ग्रुप आई फीलिंग, आउट ग्रुप वी फीलिंग। वी फीलिंग मीन्स जब हम अपने पीयर ग्रुप के साथ, जिस ग्रुप के हम मेंबर हैं उनके साथ हम सिचुएशंस में जहां जरूरत होती है हम उनकी
अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करते हैं और दूसरे ग्रुप के साथ उनको रिलेशंस बनाने में हेल्प करते हैं। सोशो इकोनॉमिक स्टेटस पर बेस्ड हो सकते हैं ग्रुप, आर्टिस्टिक ग्रुप हो सकता है, स्कूल ग्रुप हो सकता है, पर्टिकुलर एबिलिटी या किसी भी कल्चर ओरिजिन से रिलेटेड ये ग्रुप हो सकता है। सोशल नेटवर्क सबको मालूम है। हम ग्रुप बनाते कैसे हैं, सिलेक्शन कैसे होता है हमारे ग्रुप्स का, तो जो हमारे से रिलेटेड है, हमारी प्रॉब्लम से रिलेटेड है, हमारे व्यूज हमारे आइडियाज से रिलेटेड है, हमारे इंस्टेंसेस से रिलेटेड, हमारे वो सारी चीजें मिलकर एक ग्रुप बनाती हैं। डॉक्टर्स का एक ग्रुप, टीचर्स का एक ग्रुप, स्टूडेंट्स का एक ग्रुप, प्रोफेसर्स का एक ग्रुप, ये सारे जितने भी हमारे मैटर हैं ये हमें मिलकर ग्रुप बनाने के लिए फोर्स करते हैं। कॉमन इंटरेस्ट सबसे बड़ी चीज है इनमें, और कुछ लोग तो वॉलंटियरली भी अपने ग्रुप्स को बनाते हैं। willingness to participate in the group process and ability to participate in group process। देखो कुछ लोग शौक से, अपने willingness से, और कुछ लोग ability से participate करते हैं ग्रुप्स में और ग्रुप के मेंबर बन जाते हैं। लेकिन हमारे को जब भी हम ग्रुप बना रहे होते हैं तो वहां पर पूरी अथॉरिटी है, हमारे पास राइट है कि हम वी कैन एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स, अपने व्यू पॉइंट ऑफ को हम इम्पोर्टेंट बता सके, और जहां एब्सोल्यूट नेसेसिटी है वहां पर कॉन्फिडेंशियलिटी भी बनाकर रख सके। अगर कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं होगी तो भी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, हमारी आपस में अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं रहती। एक अच्छा ग्रुप होता कौन सा है, किसको हम एक अच्छा ग्रुप कहते हैं? अगर ग्रुप बहुत बड़ा होता है तो वो अच्छा नहीं हो सकता। क्यों? वहां प्रॉक्सिमिटी कम होती है हमारे ग्रुप्स के साथ, हमारा एक दूसरे के साथ इंटरैक्शन नहीं होता, हम एक दूसरे को पर्सनल लेवल पर नहीं जानते, हम एक दूसरे के साथ एंटिसिपेट नहीं कर पाते। तो साइज ऑफ द ग्रुप भी डिसाइड होना चाहिए, एप्रोप्रिएट हो, ना बहुत छोटा हो तो ना बहुत बड़ा हो, इतना बड़ा ग्रुप ना हो। ठीक है, इतना बड़ा ग्रुप ना हो कि हमारी आपस में प्रॉक्सिमिटी ही ना बने। काउंसलर का हमेशा रोल रहता है जहां उसे जरूरत हो एक्टिवली पार्टिसिपेट करे, जहां नहीं जरूरत तो वहां पर एक्टिव ना हो। जरूरी नहीं कि हम काउंसलर है तो हमें हर पॉइंट पर बोलना ही है, जहां जरूरत है वहीं बोलेंगे। ठीक है, इनवाइटेड और वॉलेंटरी पार्टिसिपेशन, ग्रुप में हमेशा ये चीज रहती है, कुछ लोग ग्रुप इनवॉलेंटरीली ज्वाइन करते हैं और कुछ वॉलेंटरीली करते हैं। जहां जरूरत थी मैंने ग्रुप बना लिया, जब मेरा काम हो गया मैंने ग्रुप को टर्मिनेट भी कर दिया। एक काउंसलर के साथ भी जरूरी होता है, वैसे तो वॉलंटियर उन्होंने बताया ग्रुप काउंसलिंग की जरूरी है या नहीं है। ग्रुप काउंसलिंग अपनी जगह पर जरूरी होती है, और अगर हम बात करते हैं इंडिविजुअल काउंसलिंग की तो कई बार इंडिविजुअल काउंसलिंग भी जरूरत होती है। ठीक है, ये वेरी करेगा हमारा सिचुएशन टू सिचुएशन, प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम। जरूरी नहीं है सबके लिए हम ग्रुप काउंसलिंग को इन्वॉल्व कर सकते हैं और सभी के लिए हम इंडिविजुअल काउंसलिंग को इम्पोर्टेंस दे सकते हैं। ठीक है, एक ग्रुप अगर हमें कहीं पर रिस्क लेना है, कोई ऐसा इनिशिएट करना है, वो ग्रुप के साथ बहुत अच्छा हो जाएगा। किसी इंसिडेंट को एग्जामिन करना है या हमें कहीं पर कोई एड प्रोवाइड करनी है, कहीं वैलिडेशन की जरूरत है, तो ग्रुप में वो काम अच्छा होगा। और कहीं इंटरैक्ट करना है किसी के साथ जाकर, ठीक है, तो ये हमारी इंडिविजुअल एबिलिटी पर डिपेंड करेगा, तो वहां हम इंडिविजुअल को भेज सकते हैं। तो काउंसलिंग दोनों डिफरेंट तरीके की हो सकती है, ग्रुप काउंसलिंग ग्रुप में होगी, इंडिविजुअल काउंसलिंग इंडिविजुअल में होगी। चाहे हम इंडिविजुअल दे रहे हो चाहे ग्रुप काउंसलिंग दे रहे हो, ये क्लाइंट की वैल्यू को ये हेल्प करती है
काउंसलर को क्लाइंट के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने में। क्या उसका गोल है, क्या कहाँ वो लैक कर रहा है, मुझे कितनी इंपॉर्टेंस और देने की जरूरत है, उसके रियल और आइडियल सेल्फ में कहाँ डिस्क्रिपेंसी आ रही है। मैं तो इसको सबसे इम्पोर्टेंट मानती हूँ। अगर एक काउंसलर ये समझ लेता है कि उसके आइडियल और रियल सेल्फ में डिस्क्रिपेंसी है और वहीं पर ही उसको काउंसलिंग देनी शुरू कर देता है, तो एक एंजाइटी इश्यूज, फ्रस्ट्रेशन, पैनिक अटैक्स, ये सारी चीजों से बच जाता है। उसको डिफरेंस बता सकते हैं हम, उसको प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी के साथ रेडी रख सकते हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में, हम उनसे उनको दूर कर सकते हैं। और लेकिन जब भी मेरा काउंसलिंग ग्रुप जो भी है हो गया, मेरा काम गोल अचीव हो गया, तो मैं उस ग्रुप को टर्मिनेट कर दूं, ऐसा जरूर होना चाहिए। आपकी इच्छा है, अगर आप उसे कंटिन्यू करना चाहते हैं वॉलंटरीली, तो यू कैन कंटिन्यू दैट ग्रुप, अदरवाइज उसको टर्मिनेट किया जा सकता है। ये अप्रोप्रिएट है। जब मेरा गोल अचीव हो गया, अब मैं इसको प्रैक्टिस से बाहर कर सकती हूँ अपने। ये भी आपकी चॉइस है। बहुत सब लोग बहुत सारे ग्रुप को लेके चल रहे होते हैं। एक बार देख लीजिए, हम लास्ट इस ब्लॉक की लास्ट इलेक्टिव काउंसलिंग करेंगे स्टार्ट। इसके बाद एक बार आप देख लीजिए। Ma'am, बोलो। ma'am, is it compulsory to terminate the group after the goal is achieved? जरूरी नहीं है। मैंने कहा if anybody volunteers to continue that group, they can continue, और अगर नहीं तो कर सकते हैं। टर्मिनेशन का ऑप्शन होता है, लेकिन एक थेरेपिस्ट और एक क्लाइंट की जो डील होती है उसमें हमें सजेस्ट किया जाता है कि वो क्लाइंट के साथ जहाँ पर्सनल रिलेशन होता है उसको जरूर टर्मिनेट कर दो। Okay, ma'am. उसको वहीं खत्म कर देना पड़ता है। अदरवाइज बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं जिसमें वो दे फॉल इन लव विद यू, आप उनको लगने लगता है यही मेरे को समझती है और कोई समझता ही नहीं, Okay, ma'am. स्टार्ट हो जाती है। और जब आप एथिक्स पढ़ोगे, आपकी कोई जब आप एथिक्स पढ़ोगे किसी ना किसी चैप्टर्स में, तो एथिक्स होंगे। एथिक्स में तो स्पेसिफिकली कहा जाता है, कई बार क्या होता है थेरेपिस्ट और क्लाइंट के बीच में जब थेरेपीज हो रही होती हैं और क्लाइंट को ऐसा लगता है कि मेरे साथ तो सिर्फ यही सबसे अच्छा कर रही है, यही मुझे समझती है, क्योंकि मैं बीमार हूँ मेरे को और कोई समझ ही नहीं पा रहा। ये काउंसलर को समझ नहीं आता कि वो मेरी थेरेपी कर रही है, इसीलिए उसका ये काम है करना। धीरे धीरे क्लाइंट और काउंसलर के बीच में रिलेशन बन जाता है। बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा गया है, क्लाइंट फॉल इन लव विद थेरेपिस्ट, उसके बाद वो एक्सपेक्ट करने लगता है कि ये मेरा इतना पर्सनल केयर कर रही है, मुझे इतनी पर्सनल अटेंशन देती है, बस इसी के साथ मुझे शादी करनी है। बहुत सारे केसेस में देखा गया है। लेकिन एक एथिक्स में है काउंसलर के, साइकोलॉजिस्ट के, थेरेपिस्ट के, साइकेट्रिस्ट के, कि वो अगर किसी के साथ भी काम कर रही है और उसको लगता है कि उसका जो भी पर्पस था क्लाइंट के साथ वो सॉल्व हो, पर्पस मींस जो उसका काम था उसने उसको थेरेपी दे दी, उसका बिहेवियर मॉडिफाई हो गया, अब उसका काम ठीक हो गया, तो वो ग्रुप को तुरंत टर्मिनेट कर देगी।
ये इसके एथिक्स में होता है, काउंसलर के, साइकोथेरेपिस्ट के या साइकोलॉजिस्ट के। आपको ग्रुप को टर्मिनेट करना। मैम बट हाउ विल द साइकोलॉजिस्ट टर्मिनेट द ग्रुप? टर्मिनेट मतलब क्लाइंट को फिर बुलाएगी नहीं ना हर बार। ओके ओके। देखो जब हम ये तो अभी हम ग्रुप काउंसलिंग की बात कर रहे हैं, फिर आप इंडिविजुअल करते हो। हाँ जी। पहले आप वीक में 2 बार बुला रहे हो, फिर वीक में 1 टाइम बुलाना स्टार्ट कर देते हो, फिर 15 डेज में, फिर मंथ में, जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट आपको नजर आ रही है, ठीक है ना। और फिर आप उसको बोलते हो नहीं अब आप सेल्फ सफिशिएंट हो, आप अपना कर सकते हो। ओके मैम। नहीं तो स्कूल काउंसलर के रूम में सारा दिन बैठे रहेंगे, क्लासेस तो ज्वाइन नहीं करेंगे, बोलेंगे यही सबसे अच्छी जगह है, बातें करते रहो और अपना काम हो जाता है। अब ये इलेक्टिव अप्रोच जो बात करते हैं हम, इसमें 2 चीजों की बेसिकली होता है। इलेक्ट्रिक अप्रोच को बेस्ट अप्रोच मानते हैं, इलेक्ट्रिक अप्रोच हमारी। क्यों? क्योंकि ये 2 रूल्स पर काम करती है, एक बिहेवियर पर काम करती है और एक साइकोडायनामिक पर काम करती है, ठीक है। इसमें कथारसिस को इंक्लूड करते हैं सबसे पहले। आपके जो मन में है बोलो, मैं सुन रही हूँ। सजेशंस पर काम करती है, रीएश्योरेंस पर काम करती है, परजुएशन पर काम करती है। परजुएशन जहां से खत्म हुआ कोई बात नहीं, उसे छोड़ दो, अब दोबारा से शुरू करेंगे। ये एडवाइस पर काम करती है, ये डायरेक्शन पर काम करती है। इसीलिए हम इसको बहुत अच्छा इलेक्ट्रिक थेरेपी को मानते हैं कि ये टेक्निक जो है मेरी बेस्ट है। और नॉन जजमेंटल होती है, ये हमेशा दूसरे को रिस्पेक्ट देती है। एम्पैथी स्किल सबसे ज्यादा इस थेरेपी में हम बात करते हैं। ये थेरेपिस्ट की जो एबिलिटी की बात करते हैं, ये कहते हैं थेरेपिस्ट को इंटीग्रेटेड होना चाहिए, मैच्योर होना चाहिए, जेन्युइन होना चाहिए और कॉन्ग्रेंट होना चाहिए। जो उसकी प्रॉब्लम है उसको पूरी तरह से एक्सेप्ट करे। जो भी मेरा क्लाइंट आएगा उसको मैं सेफ सिक्योर एटमॉस्फेयर दूंगा, एक्सेप्टेंस के साथ एक्सेप्ट करूंगा और अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड और लव मेरा हमेशा थेरेपिस्ट क्लाइंट को प्रोवाइड करता है। और थेरेपिस्ट को एम्पैथेटिक होना भी बहुत जरूरी है। साइकोथेरेपी में बहुत जरूरी है 3 लोगों का रोल, क्लाइंट, थेरेपिस्ट, और थेरेपिस्ट और क्लाइंट के बीच के कॉन्टैक्ट्स कैसे हैं। साइकोथेरेपी में हम बात करते हैं ग्लोबल थेरेपीज की। बहुत बड़ी कैटेगरीज हैं। ग्लोबल थेरेपी एक प्रॉब्लम फोकस्ड थेरेपी। ग्लोबल थेरेपी में हम रूट कॉज को आइडेंटिफाई करते हैं। प्रॉब्लम का रूट कॉज क्या है, जिसमें हम इंक्लूड करते हैं साइकोडायनामिक थेरेपी को, ह्यूमनिस्टिक को, क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी को, गेस्टाल्ट थेरेपी को, जिसमें हम होल थेरेपी को, होल प्रॉब्लम को देखते हैं, क्लाइंट को सेंटर में रखते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या रीजन है जो तेरे साथ ये प्रॉब्लम। ग्लोबल थेरेपी। और प्रॉब्लम फोकस थेरेपी में हम मॉडिफिकेशन करते हैं उसके बिहेवियर का। बिहेवियर थेरेपी, कॉग्निटिव थेरेपी और बायोलॉजिकल थेरेपीज। इनहेरेंट मुझे पेरेंट से क्या मिला है,
थेरेपीज में हम डिफरेंट फॉर्मेट्स की बात करते हैं, तो ये है इंडिविजुअल थेरेपी, ग्रुप थेरेपी, फैमिली थेरेपी और कपल थेरेपी, जो अब हम पढ़ चुके हैं। इंडिविजुअल थेरेपी है जो क्लाइंट को अकेले दी जाती है। थेरेपिस्ट सी द क्लाइंट अलोन। ग्रुप थेरेपी में हम एक ग्रुप फॉर्म करते हैं और फिर हेल्प जनरेट करते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप। फैमिली थेरेपी में हम थेरेपिस्ट हमेशा ऑल मेंबर्स ऑफ द फैमिली से एक इंटरैक्शन करता है, प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर और इंटरैक्शन को चेंज करता है, फैमिली के स्ट्रक्चर को चेंज करता है। कपल थेरेपी में हम दो लोगों के बीच का ये है, टू पीपल हु शेयर अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, उनको थेरेपीज प्रोवाइड करते हैं। कहाँ गलती है उनके रिलेशंस पर काम करते हैं। इंटीग्रेटेड अप्रोच की जहां बात करती हूँ, तो इंटीग्रेटेड अप्रोच में मैं सारी अप्रोचेस को जो अभी तक हम पढ़कर आए हुए होते हैं थियोरेटिकली, उसको ब्लेंड टेक्निक के साथ, ब्लेंडिंग ऑफ टेक्निक की तरह यूज करती हूँ। बिहेवियरल, साइकोडायनामिक, ये सारी थेरेपीज को मैं ब्लेंड की तरह, जहां जिसकी जरूरत पड़ी मैंने कर दिया। फ्रॉइडियन अप्रोचेस में हम जो दो टेक्निक्स की बात करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्रीम एनालिसिस और फ्री एसोसिएशन। इसी के थ्रू हम बहुत सारे थेरेपीज के थ्रू हम अपने बहुत सारे बिहेवियर को मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। एडलर जो हमारे पोस्ट फ्रॉइडियन अप्रोचेस में आते हैं, ये हमारे ऑप्टिमिस्टिक व्यू की बात कर रहे होते हैं। इसलिए ये कहते हैं जो भी हमारे एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम जहां से भी आ रही है, चाहे वो एनवायरनमेंट में हमें नजर आ रही हैं या हमारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के थ्रू, जो इनएडिक्वेटली है, जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा, डेफिशिएंसीज जहां पर भी हमें नजर आ रही हैं, उसको सोसाइटी से इरेडिकेट करने की जरूरत है। ये कोऑपरेटिव वेंचर की बात करते हैं, हमेशा मिलकर सब लोग काम कर सकते हैं। टेक्निकल रिलेशनशिप जो मेरा है वो बहुत ही डाइवर्स रेंज का होना चाहिए, और क्लाइंट को मैं उसके लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने में कितनी हेल्प कर सकती हूँ, होलिस्टिक वे टू इम्प्रूव इट्स फंक्शनिंग ऑल्सो। जो भी प्रॉब्लम है, ऑप्टिमिस्टिक व्यू के साथ मैं उसकी प्रॉब्लम को चेक करूंगी और फिर मॉडिफाई करती चली जाऊंगी, चेंज कर सकती हूँ। सेम बिहेवियरल अप्रोच में जितने भी मैलएडेप्टिव बिहेवियर हैं जो सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती, चाहे क्लासिकल और इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग अप्रोचेस हैं, जिसमें मैं इवान पावलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग का हूँ, और या मैं आपको स्किनर की रीइंफोर्समेंट थ्योरी का हूँ। किसी के थ्रू भी हम उनकी रोल प्लेज मेंटेन डेली रूटीन के थ्रू उनको डिसेंसिटाइज करके एंजाइटी प्रोवोकिंग स्टिमुलस के साथ हम उनको चेंज कर सकते हैं, उनके बिहेवियर को मॉडिफाई कर सकते हैं। कॉग्निटिव बिहेवियरल अप्रोच, जहां पर मेरे जितने इररेशनल थॉट्स थे, इररेशनल थॉट्स को मैं रिप्लेस कर सकती हूँ रैशनल थॉट्स के साथ। इरेशनल थॉट्स को रैशनल थॉट्स के साथ रिप्लेस करके जो उनके अपने आप इनर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, इंटरपर्सनल मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, वो सारी दूर हो जाएंगी, उनको रिमूव कर सकती हूँ और बहुत सारी कॉपिंग स्ट्रेटजीज को उनके साथ डेवलप कर सकती हूँ।
एक्सपीरियंशियल अप्रोचेस में मैं हमेशा क्लाइंट को अपने साथ सिचुएशन एक्सपेरिमेंट करने के लिए उसको एक्सपोज कर सकती हूँ, उसको अपनी रियलिटी को आइडेंटिफाई करना है, अपने स्कीमा को, स्कीमा होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज, उसे चेंज करने की जरूरत होती है, रियलिटी को एक्सेप्ट करेगा। और मैंने फिर बताया, जीन पियाजे एक्सप्लेन कर चुके हैं कि हमारी इन्नेट एबिलिटी है, क्या एसिमिलेशन और एकोमोडेशन। हम कहीं भी जाते हैं हम जल्दी से एडजस्ट कर लेते हैं अपने आप को, उसी के अकॉर्डिंग काम करने लगते हैं। ये बड़ा अच्छा एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया हुआ है कि एक पर्सन को ये बिलीव था कि जब भी मैं बाहर ग्रोसरी शॉप पर जाता हूँ सब लोग मेरे बारे में ही बात कर रहे होते हैं, और जैसे ही मैं कोशिश करता हूँ मैं सुनूं, वो कन्वर्सेशन अपनी बंद कर देते हैं। धीरे धीरे जब उसको बताया गया थेरेपिस्ट के थ्रू कि आप कॉन्वर्सेशन का पार्ट बनते चलो, तो कॉन्वर्सेशन का जब पार्ट बनने लगा तो उसको पता चला कि जो उसका फॉल्स बिलीफ था वो डिसअपियर होता चला जा रहा है। बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक को हम फ्लडिंग भी कहते हैं, जिसको हम हाईलाइट करते चले जाते हैं। रियल लाइफ सिचुएशन से उसको एक्सपोज कराते चलो, स्टेज फोबिया है तो उससे एक्सपोज करा दो, फियर जो है वो रिड्यूस्ड ग्रेजुअली, फियर विल बी रिड्यूस्ड ग्रेजुअली। जितने एक्सपोज होते चले जाओगे। साइको ड्रामा की बात करते हैं तो साइको ड्रामा में भी ड्रामेस्टिक पास्ट, प्रेजेंट एंड एंटिसिपेटेड लाइफ सिचुएशंस को रोल प्ले करते हैं। इससे हमें डीपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, हम फीलिंग्स को एक्सप्लोर कर पाते हैं और अपने इमोशंस को रिलीज कर पाते हैं, जिससे बिहेवियर में डे टू डे लाइफ प्रॉब्लम्स को, हमारे इंटरपर्सनल रिलेशंस को हम बेटर कर पाते हैं, उनको पहले तो बेटर अंडरस्टैंड कर पाते हैं और साथ साथ उनको बेटर डील कर पाते हैं, कोप अप कर पाते हैं, रियल लाइफ सिचुएशंस को बेटर समझ पाते हैं। हमारा जो रोल प्ले के थ्रू है, हमारा कॉग्निशन चेंज होता है, और मेरा जो कॉग्निटिव बिहेवियरल अप्रोच है, जिसको हम सीबीटी भी बोलते थे, इसके थ्रू हम क्लाइंट को मीनिंगफुल प्रोसेस के साथ एक्सपीरियंस करने में हेल्प करते हैं। चाहे वो रोल ही कर रहा है प्ले, लेकिन मीनिंगफुल है, एक्सपोजर मिल रहा है, और धीरे धीरे अपनी लाइफ में चेंज ला सकता है उसके थ्रू। साइको ड्रामा हमेशा ये इंटेंसिफाई फीलिंग है, जो मेरा इम्प्लिसिट बिलीफ है, मेरी अवेयरनेस को हाईलाइट करती है और मुझे न्यू बिहेवियर को प्रैक्टिस करने में हेल्प करती है। दोनों सिचुएशंस आपके हाथ में है, बीइंग डिप्रेस्ड और बीइंग एंग्री, क्या चाहते हो? कैसे बिहेव करोगे? आप क्या सोचते हो और क्या करते हो? जो कॉग्निशन है, जो आपकी रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज, वही आपको आपके एक्शंस परफॉर्म करने में हेल्प करती है। जो मेरे माइंड में चल रहा है वही मेरे एक्शंस में नजर आएगा।
फेमिनिस्ट एंड सिस्टमैटिक थेरेपी, इसमें हम बात करते हैं ये थेरेपी शॉर्ट टर्म होती है और इंडिविजुअल और सोशल चेंज पर बिलीव करती है। जो मेरा पेट्रियार्कल सिस्टम अभी तक चल रहा है, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी, इसमें चेंज लाकर इक्वालिटी इन रिलेशनशिप को डेवलप करती है, इंटरडिपेंडेंस को क्रिएट करती है रादर देन डिपेंडेंस। अब एक वुमेन अपने को डिफाइन कर सकती है। फेमिनिस्ट थेरेपी अपने रोल को, जेंडर रोल को एनालाइज करती है, इंटरवेंशंस को बढ़ाती है, पावर एनालिसिस एंड इंटरवेंशन के थ्रू ये एडवोकेट करती है चैलेंजिंग एंड कन्वेंशनल एटीट्यूड को। किसके लिए? वुमेन के लिए। और सोशल एक्शन के लिए भी उन्हें प्रमोट करती है। ये पेट्रियार्कल सोसाइटी को रिमूव करना चाहती है हमारी सोसाइटी से, कॉग्निटिवली रिस्ट्रक्चर करना चाहती है। आज भी लोग गेम खिलाते हैं, इसके लिए हम बहुत अच्छा, अगर हम जेंडर की बात करते हैं तो डॉक्टर की बात करें, इंजीनियर की बात करें या किसी एक मेल टीचर की बात करें, तो आज भी बहुत लोगों का माइंड ऐसा होता है कि मेल टीचर ज्यादा अच्छा होगा फीमेल टीचर से, फीमेल मेल सर्जन ज्यादा अच्छा होगा फीमेल सर्जन से। तो ये कॉग्निशन चेंज करने की जरूरत है, अनटेस्टेड बिलीव्स को चेंज करने की जरूरत है, इन प्रिंसिपल्स और इन टेक्निक्स को चेंज करके। और ये चेंज कैसे आएगा? ये थेरेपी के थ्रू ही चेंज आएगा। जो मेरी इक्लेक्टिव काउंसलिंग है, इक्लेक्टिक काउंसलिंग मेरे कॉग्निशन, मेरे अफेक्टिव बिहेवियर तीनों को चेंज करती है। कॉग्निशन जो मेरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज है, अफेक्शन जो मेरा बिलीफ सिस्टम है, और मेरा बिहेवियर, इन तीनों को कंबाइंड करके एक्शन को लेने में हेल्प करती है। जो मेरे कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, जो मेरे प्रॉब्लम्स मेरे साथ चल रहे हैं, उनको नए तरीके से प्रेजेंट करती है। इसलिए हम इक्लेक्टिक टेक्निक को सबसे बेस्ट मानते हैं। केस स्टडी बहुत अच्छी दी हुई है, मुझे नहीं लगता मुझे यहाँ डिस्कस करनी चाहिए। अच्छी केस स्टडी है, पढ़िएगा, आप लोग ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। सबका माइंडसेट अलग होता है, इसलिए मैं पढ़ नहीं रही हूँ, बट केस स्टडी बहुत अच्छी है, इसको पढ़कर देखिएगा। देखिए, इतना था, आज की हमारी सभा समाप्त करेंगे। अटेंडेंस आपके पास आ गई है आज की? एक क्लास आपकी और रह गई। हेलो मैम। हाँ बोलिए। मैम क्या मुझे आपका कांटेक्ट नंबर मिल सकता है? इसलिए क्या करोगे बेटा, बोलो। मैम फोन करके मैम कुछ बात करनी थी। मैं लिख देती हूँ चैट बॉक्स में। ओके मैम, थैंक यू सो मच। मैंने पता क्यों पूछा? क्योंकि मैं इतनी बिजी होती हूँ, मेरा शेड्यूल इतना बिजी होता है कि आप कई बार मेरे को शिकायत करोगे, मैडम 4 बार फोन किया आपने, हमारा फोन नहीं उठाया। नहीं मैम, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसे छोड़ दोगे तो मैं जरूर आपसे बात कर पाऊंगी, ठीक है? ओके मैम, ओके, थैंक यू सो मच। अटेंडेंस शीट के लिए मैसेज डाल दिया है मैंने, जो मैम को भेज रही है। स्टार्टिंग में ही बोलती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं भेजा। आप लोग क्लास में ही रहना, मैं उनको मैसेज फिर से डालती हूँ।
करो। ऊपर डेट मेंशन कर देना इसमें आप ना, देखो मैंने अटेंडेंस लिंक सेंड किया है, इसमें डेट मेंशन कर देना बच्चे। Nobody is responding. मैम डेट का ऑप्शन नहीं आता इसमें। आप जहां पर आप लिखोगे ना उसके बराबर में ऊपर से डेट मेंशन कर देना आज की। ओके, काम करेंगे, नेम की साइड में डेट मेंशन कर देंगे। हाँ कहीं भी कर दीजिए, सो दैट पता चल जाएगा आज की है वो अपना फिर दोबारा से रिस्पांस नहीं दे रही है तो क्या करेंगे। ओके फाइन मैम। आपको ये अटेंडेंस का, मुझे तो कोई फर्क पड़ना नहीं है, आप ही की अटेंडेंस मार्क नहीं होनी, ठीक है। मैं अपनी आवाज से इतनी दुखी हूँ, आप सो क्यूट लिख रहे हो, अब तो फिर थोड़ी सी चलिए देखिए कोई डाउट है, नहीं तो बस लास्ट क्लास हमारी लास्ट होगी इस सब्जेक्ट की, और एक ही यूनिट एक ही ब्लॉक रह गया है, तो नेक्स्ट क्लास में हम वो खत्म कर देंगे। कोई आपके डाउट्स होंगे तो हम डिस्कस कर सकते हैं। ओके, आप अटेंडेंस फिल करो और क्लास लीव करते जाओ, ठीक है। चलिए थैंक यू मैम, थैंक यू एवरीबॉडी। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू जी, थैंक यू।